नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होमेलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिससे पेरेंट्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बेड वेटिंग यानी रात में बिस्तर गीला कर देने की समस्या। बच्चे उनके जो हैं वो 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के या इससे ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, बट उसके बावजूद भी वो रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं बेड पे, और उनको अभी भी अपने बच्चों के लिए डायपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेरेंट्स इस बात को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि उनके बच्चों की ये हैबिट जो है वो बेटर हो सके और उनको बच्चों को वो डायपर फ्री कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये बेड वेटिंग क्या होता है, इसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और आप इसके लिए क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी बच्चों को किस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, और फिर इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि बेड वेटिंग क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके बावजूद भी अभी वो रात में बिस्तर पे बाथरूम कर देता है, आपको नहीं बताता या खुद भी उठ के वॉशरूम नहीं जाता, उसे पता भी नहीं चलता, अगर आप पूछते हैं तो उसको सुबह पता भी नहीं रहता कि उसने कब वॉशरूम कर दिया, तो ये समस्या जो है एक सिंपली सिर्फ आदत नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 10 में से एक बच्चा इसे ज़रूर सफ़र कर रहा होता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बहुत प्रॉपरली ट्रेनिंग दीजिए, उसकी बाथरूम ट्रेनिंग कीजिए, और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इस तरह की कोई भी अगर समस्या है तो वो बहुत आराम से ठीक की जा सकती है। बेड वेटिंग मोस्टली दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो। पहला, जिसको प्राइमरी एन्यूरेसिस कहते हैं, और सेकंड जो है वो सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं। प्राइमरी में क्या होता है कि जो आपका बच्चा है वो जब से पैदा हुआ है तब से हमेशा से उसकी हैबिट रही है कि वो बेड वेटिंग कर रहा है ना। बहुत छोटे अगर बच्चे हैं तब तो वो कर ही रहे होते हैं, बट अगर वो बड़ा हो गया उसके बावजूद भी अभी वो कंटिन्यूसली कर रहा है, बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो डायपर फ्री रहा हो रात में, है ना, तो ये प्राइमरी एन्यूरेसिस की कंडीशन में आता है। और सेकेंडरी एन्यूरेसिस कब कहते हैं? अगर आपका बच्चा पहले बहुत छोटा था तब तो वो बेड वेटिंग कर रहा था, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बट बीच में वो अपने आप से नॉर्मल हो गया था, यानी रात में खुद से बताने लग गया था आपको कि मुझे वॉशरूम जाना है, या खुद से जाने लग गया था। बट फिर अचानक से कुछ दिन बाद आपने नोटिस किया है कि वापस से ये समस्या उसको स्टार्ट हो चुकी है, यानी बीच में एक ड्राई फेज आया था उसका, बट वापस से एक रिकरेंसी हो गई है वो बेड वेटिंग की। तो ये जो कंडीशन है वो सेकेंडरी एन्यूरेसिस में आता है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये बेड वेटिंग की समस्या होने लग जाती है बच्चों में, क्योंकि ये सभी बच्चों में ऐसा तो होता नहीं है ना। आप भी जानते हैं कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके एक उनकी हैबिट डेवलप हो जाती है, एक प्रॉपर ट्रेंड हो जाते हैं वो अपने वॉशरूम को लेकर के। बट कुछ भी बच्चों में ऐसी समस्या होती है, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो होता है जेनेटिक्स, यानी अगर उस बच्चे के पेरेंट्स में, उसकी माँ या बाप या उसकी फैमिली में किसी को भी ये समस्या पहले से रह चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बच्चे में भी ये प्रॉब्लम जो है जेनेटिकली एक्वायर्ड हो जाए और ये समस्या उसमें देखने को मिले। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है डिलेड ब्लैडर का मैचुरेशन, यानी उनका जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसका जो विकास है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है या बहुत लेट हो रहा है। उसकी वजह से भी काफ़ी सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें रात के समय जो एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं, उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में पेशाब बहुत ज़्यादा होने लगता है, और ऐसे कंडीशन में वो रात में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टॉयलेट करते हैं और बेड वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर बच्चे में आपको यूरिन का इन्फेक्शन दिख रहा है, यूरिनरी ट्रैक का पूरा इन्फेक्शन दिख रहा है, जिसके बारे में हमने यूटीआई के बारे में हमने पूरी डिटेल में एक वीडियो में बात किया था। जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है डीप स्लीप। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो इतनी डीप स्लीप में रहते हैं, यानी इतनी गहरी नींद में रहते हैं कि उन्हें उनके ब्लैडर का फुल होने का एहसास ही नहीं होता, उन्हें ये सेंसेशन ही नहीं होता कि उनको बाथरूम लगी है, उन्हें उठ के जाना चाहिए या किसी को बताना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बेड वेटिंग जैसी समस्या का। इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर आपके बच्चे में बना हुआ है तो उसकी वजह से भी बेड वेटिंग की समस्या काफ़ी बार देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों जो कि काफ़ी बार बच्चों में देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। अब आप कहेंगे कि बच्चों में किस तरीके का स्ट्रेस या किस तरीके का इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो स्ट्रेस्ड हों,
वो इमोशनली डिस्टर्ब हो, कभी उनको स्कूल का प्रेशर है, स्कूल में किसी टीचर ने डांट दिया, वो उनके दिमाग में बना हुआ है, वो फियर उनके अंदर बना हुआ है, और रात में जब वो सो रहे हैं तो वो उस ड्रीम में है या उस फियर से अभी नहीं निकल पाए, उस डर से नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से उनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। या उनके घर में ऐसा माहौल है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट माहौल है, उनके पेरेंट्स में ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से बच्चों में एक डर का माहौल बना है, बच्चों में एक डिस्कम्फर्ट, एक इमोशनल सप्रेशन की कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से भी बच्चों में बेड वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उनका कोई छोटा भाई बहन आ जाता है, तो उनको एक फोर्स सीकिंग की फीलिंग आती है, यानी उनको ऐसा लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, और छोटे बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी बार बच्चों में बेड वेटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं कि बेड वेटिंग की वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या लक्षण हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है रात में बिस्तर गीले कर देना, यानी रात में बच्चा बार बार पेशाब कर देता है, उसको पता भी नहीं चलता। दूसरा, वो दिन में भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है पेशाब करने की, जो जाने की तीव्रता है, सो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा है, वो बार बार दिन में भी वॉशरूम जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रह रहा है, बहुत परेशान रह रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब रह रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिलती है, एक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है इस तरह की समस्या के साथ, और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, यानी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके अंदर आत्मविश्वास की काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की, अगर आपके बच्चे में या आपके फैमिली में किसी बच्चे को अगर इस तरह की कोई समस्या है, तो एज ए पेरेंट या एज ए फैमिली मेम्बर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो, अगर वो ऐसा कुछ कर देता है, तो आपको उस पर शाउट आउट नहीं करना है, आप उसको चिल्लाएंगे नहीं, उसको डांटेंगे नहीं, बहुत प्यार से समझाइए उसे कि ये जो आपने कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, ये गलत था बेटा, आप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको ऐसा कोई सेंसेशन हो तो आप मुझे बताओ, है ना, आप मुझे बताइए, मुझे जगाइए, अपने पापा को, मम्मी को, किसी को भी जगाइए, और फिर आप वॉशरूम जाइए, है ना। इस तरीके से आप उसको बहुत प्रॉपरली कंसोल कीजिए और उनको समझाइए कि ये जो प्रॉब्लम है, इसमें बिल्कुल भी आपको कोई शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन समस्या है और ये धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगी, ताकि बच्चे के ऊपर उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, या उसका ओवर बर्डन ना ले वो। जो नेक्स्ट काम करना है आपको एज ए फैमिली मेम्बर या पेरेंट, वो ये कि उसकी प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग कीजिए। जब आपका बच्चा सोने वाला हो, उसको सोने का टाइम हो रहा हो, उसको थोड़ी देर पहले एक फिक्स टाइम बनाइए कि उस वक्त उसको वॉशरूम जाना है। उसे समझाइए अपने बच्चे को कि अगर उसको वॉशरूम नहीं जाने का डिज़ायर हो रही है, उसको नहीं लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, उसके बावजूद भी एक फ़िक्स टाइम हो जब उसको जाना ही है, और धीरे धीरे करके उनकी जो बॉडी है, उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने आप उस हिसाब से सेट होने लग जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट काम करना है कि सोने के कुछ घंटे पहले आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड इनटेक नहीं कराना बच्चे को, स्पेशली जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, जिससे कि जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन पास करने की, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बेड वेटिंग एक ऐसी समस्या है जिसका सिर्फ क्लिनिक्स पे या बाय डॉक्टर्स ही ट्रीटमेंट नहीं होता। एज अ पेरेंट्स, एज अ फैमिली मेम्बर भी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उसको, अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कैसे पॉटी ट्रेनिंग कराते हैं या टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं टाइम के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फिक्स टाइम शेड्यूल डिसाइड करिए उसका, मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात में, कि इस वक्त आपको वॉशरूम जाना है, तो बच्चे की जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स है वो अपने आप उस हिसाब से सेट होने लग जाती है। चलिए बात कर लेते हैं कि वो क्या मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं जो क्लिनिक्स में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ऐसी समस्या के लिए बच्चों में। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है दोस्तों, वो है स्वावे इंडिया के द्वारा बनाई गई एन्यूकाइंड मेडिसिन, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है ना। आप इसके 3 ग्लोब्यूल्स या 3 से 4 ग्लोब्यूल्स अपने बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं, आधे कप गर्म पानी में मिक्स करके, और धीरे धीरे करके आपके बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने लग जाएगा। इसके अलावा R74 करके एक मेडिसिन आती है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके आप 10 ड्रॉप्स अपने बच्चे को दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, आधे कप गुनगुने पानी मिक्स करके। 15-20 दिन के अंदर आपको इसके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों, जो क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं ऐसे कंडीशंस के लिए, वो है इक्विजिटम। इक्विजिटम के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, वो इस तरीके से होते हैं कि आपका जो बच्चा है, उसकी जो पेशाब करने की फ्रिक्वेंसी है, वो रात में, दिन में, हर वक्त ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना, और जिसकी वजह से रात में बेड वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। और अगर आप बच्चे से अपने बात करेंगे तो वो बोलेगा कि जब मैं
बाथरूम कर देता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे जो है कोई बेटर फील नहीं होता, मुझे आराम नहीं मिलता, हमेशा एक ब्लैडर में फुलनेस कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बीमारी इन्वॉल्व नहीं है, उसके बावजूद उसके अंदर ये प्रॉब्लम बनी हुई है जस्ट उनकी हैबिट्स की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में एक्विजिटम काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है जिनके अंदर ये जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो किसी ग्रीफ की वजह से, यानी लंबे समय तक किसी बात को लेकर वो बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं या इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम होने लग गई है। और आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों में ये जो समस्या है वो मोस्टली ठंडियों के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कोल्ड से एग्रेवेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो है क्रियोजोट। क्रियोजोट के जो लक्षण होते हैं दोस्तों वो इस तरीके से होते हैं कि बच्चा जो भी यूरिन पास करता है उस यूरिन में बहुत ही गंदी एक स्मेल भी होती है, यानी ऑफेंसिवनेस होता है उसके यूरिन में। उसके साथ साथ उस यूरिन की वजह से उस बच्चे के जेनिटल एरियाज़ में या इंटीमेट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इचिंग यानी खुजली देखने को मिलेगी, इरिटेशन देखने को मिलेगा और जलन बर्निंग जैसे सेंसेशन भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण है आपके बच्चे के अंदर तो ऐसे कंडीशन में क्रियोजोट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। ये कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज़ थी दोस्तों जो कि जनरली क्लिनिक्स में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बेड वेटिंग यानी रात में बच्चे जो बिस्तर गीला कर देते हैं उस तरीके की समस्याओं के लिए। बट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आज फिर बोल रही हूँ कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सबसे जो सेफेस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव जो रेमेडी होती है वो वही होती है जो आप अपने डॉक्टर से क्लिनिक में बैठ के पर्सन टू पर्सन आप बात करते हैं, आप अपने लक्षण उनको बताते हैं, आपके जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पे जो आपकी मोस्ट इंडिकेटेड रेमेडी निकल के आती है वो आपके सबसे बेस्ट और सबसे सेफ होती है। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपके बच्चे में या फिर आपके फैमिली में किसी बच्चे में इस तरह की कोई समस्या है तो एज ए पेरेंट, एज अ फैमिली मेम्बर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है और वो क्या कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कि जनरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की। धन्यवाद।